इशराह ली सदरी वयस्सर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम जब अपना जायज़ा लेते हैं तो हमारा माजी हमारा मुंह चिढ़ाता है। आजकल के हालात जो हैं वो बहुत खुल के अपनी कैफियत को अल्फाज में ला के हर दिल पे, हर चेहरे पे वो कैफियत सामने आ जाती हैं जो पहले पसे पर्दा मौजूद थी। पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, ये आज की सिर्फ क़यादत की ज़िम्मेदारी नहीं, या कुछ आज के लोगों के बारे में कहा जाए तो शायद ये सारी बातें सुनने वालों को तो अच्छी लगेंगी, लेकिन कहने वालों को अपने दिल पर पत्थर रख के ये बातें कहनी पड़ती हैं। आप अंदाज़ा करें, आज सरीना ईसा के घर के अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग जाके बैठ जाए और उसको धमकियां दें, तो ये कौन सी मुल्क के अंदर, कौन से माशरे के अंदर इन बातों को बर्दाश्त किया जाएगा। हमारे ये जो दोस्त हैं, हमारे जो बदकिस्मती से 70 साल से हमारे क़ज़ा व क़दर के मालिक हैं, वो सीख नहीं रहे। उनको बार बार दुनिया ने रिजेक्ट किया है। उनके मशरक़ी सरहदों पे एक अज़ली दुश्मन बैठा हुआ है। उनको इस चीज़ की भी परवाह नहीं है। उनको उस दुश्मन को भी हमारे मुल्क के हिस्से काट ले तो भी उसको दोस्त बनाने के लिए एक लम्हा भी ज़ाय नहीं करते, और अपने मुल्क के लोगों को ग़ुलाम बनाने का ये शौक़ जो उन्होंने पाल रखा है, ये बहुत महंगा शौक़ है। अब ये ग़ुलाम जाग गए हैं और वो उनसे पूछते हैं कि भाई आपने हमें दिया क्या है? आपने हमारा सब कुछ लूटा है, हमारी आज़ादी को लूटा है आपने, हमारे वसाइल को लूटा है आपने। मैं जब बात करता हूँ, मैं हकीकत ये है कि मैं एक जब आजकल बातें की जाती हैं, मैं अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ कभी हो ही नहीं सकता। बेशक मुझे कोई कहे कि ये राइटिस्ट है तो मैं राइटिस्ट भी कहला लूँगा, लेकिन मैं अपनी फ़ौज को प्यार करता हूँ। सिर्फ नूरजहाँ का पिछले दिनों इन्होंने लगाया कि ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, तो लब्धी फिरे बाजार कुरे। मैं वो सुन के सारी रात अपने नौजवानों को से मोहब्बत के अंदर
सारी रात मैं रोता रहा था। क्यों? मुझे अपनी फौज से प्यार है, लेकिन मुझे अपनी फौज का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाएगा और उसकी मैं वजाहत देने को भी तैयार नहीं हूँ। अगर वो दुश्मनी है तो वो दुश्मन मैं हूँ। मैं अपनी फौज को इतना गैर मुहज़्ज़ब नहीं देखना चाहता। उसने हमारे मुल्क को बचाना था। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे मुल्क को गवा दिया और अब घर के वसाइल पे भी काबिज हो चुके हैं। अब पैसे नहीं हैं। मेरे भाइयों, मेरे कोर कमांडरों, समझ नहीं आ रही आपको? 55% आपकी तनख्वाहों का कर्जा लेना पड़ता है। अमेरिका अगर राजी होगा तो आपकी तनख्वाह देगा। IMF क्या है? उन्हीं मुल्कों का एक बनाया हुआ अदारा है, एक हमारे तमाम वसाइल पर कंट्रोल करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि वह हट जाओ पीछे। अब हमें सांस लेने दो, हमारा गला मत दबाओ, फैसला करने दें इमरान खान को भी। अगर आप उसके फैसले करते करते उसको तहफ़्फ़ुज़ देते देते अब आप सोचते हैं कि आपने क्या किया है। मुझे तो ना आप पसंद करेंगे, मेरी पार्टी वाले भी, वो सारे सोचते होंगे कि अब हमारी कहीं सुलह की बात भी चलती है तो ये भी बीच में बोल पड़ता है, हमारे लिए मसाइल पैदा करता है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं किसी अपनी दोस्तों के लिए या अपनी पार्टी के लिए मुल्क के जो मुल्क बेचा जा रहा हो, मैं खामोश रह सकता हूँ। ये नवाज शरीफ ने भी कौम की वो ज़बान बोला है। आज हर बंदा, मैं देहात के गांव के अंदर से बैठ के बात कर रहा हूँ। अगर मुझे मैं अकेला होता हूँ, देहात है, लोग तो मुझे तल के तेल के अंदर तल के खा जाएं कि तुम हमारी फौज के खिलाफ बातें करते हो। वो आके मुझे मुबारकबाद देते हैं। जिधर जाता हूँ मेरे पूरा शहर मुल्तान, हर शादी, हर इज्तिमा के अंदर मुझे कहते हैं जी कमाल कर दिया आपने, हमारी ज़बान आप हैं। तो मैं तो खुश हो जाता। ये कोई खुशी की बात नहीं है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, बल्कि लोग मुझे कहते कि यार आप तो जर्नैलों के खिलाफ बोलते हैं। इसके बजाय मुझे वो हीरो समझते हैं। ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही। अगर अपनी फौज को बुरा भला कह के कोई हीरो हो जाए, खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये हो रहा है। पूरी कौम खड़ी हो गई है, सिर्फ एक थोड़ी सी इस खड़े पानी के अंदर पत्थर फेंकने की देर है। मेरी एस्टेब्लिशमेंट, आपका वजूद तक मिट जाएगा, कहीं नजर नहीं आएंगे। जो लूटा है वो तो आप लोगों ने लूटा है, जो आज तक लूट रहे हैं वो भी आप लूट रहे हैं। तो इसलिए मेरी कोई इसको दुश्मनी ना समझे। ये मैं आपका बाप हूँ, मैं अपने जर्नैलों का भी बाप हूँ। बेशक मुझे गालियाँ दे लें, उनका मैं बाप हूँ, तो मैं उनकी बदहाली देखूंगा। मैं उनको मेरी यकीन मानिएगा, मेरी इन आँखों की कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने रूस के जर्नैलों को रूस की गलियों पे खड़े होके भीख मांगते देखा है। गले में तख्ती भी लटकाई हुई थी
कि हम अफगानिस्तान के अंदर रूस के लिए हमने जंगें लड़ी हैं, हमें भीख दो। ये मैंने देखा है मास्को की गलियों में। इसलिए मैं कहता हूँ उस हद तक मत जाओ। हमारे नौजवान जो है उसकी पूरी प्राइड होती है जब उसको कौम सल्यूट करती है। मैं तो नूरजहां के वो बच्चों की ऊपर के पुत्र हटाते नहीं मिलते। मेरा तो कोई बच्चा नहीं है फौज में, मेरे दूर तक रिश्तेदारों में भी कोई फौज में नहीं है, लेकिन वो सारे मेरे बच्चे नहीं हैं, वो मेरे बेटे हैं, आप भी मेरे बेटे हैं। लेकिन ये जो शिकायत लिखी हुई है जिनके चेहरों पे, उन रिटायर्ड जनरलों से गालियां दिलाते हो कौम को। शर्म करो यार, कोर कमांडर हो, तुम्हारे में मुल्क को बचाने के बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं। कोर कमांडर होना थोड़ी बात है, सिर्फ उसके प्लाटों के हिसाब से नहीं मैं कह रहा। प्लाट तो आपको बेशुमार मिलते हैं, आने का मिलता है, जाने का मिलता है, डीएचए खोलने का मिलता है। वहाँ जो एक एक अरब की फाइलें आपको दे दी जाती हैं। मैं उसको भी नहीं रो रहा। मैं कहता हूँ जो दिन आपके आने वाले हैं, मैं उसको रोता हूँ जब मेरे मुल्क के कमांडर इन चीफ सारे के सारे मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आप मुझसे कोई बात पूछ लें, कोई मेरे साथ बैठ के शर्त लगा दे 1 साल बाद बाजवा ने मुल्क के अंदर नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि इतना ज़्यादा वजन उठा लिया है उसने कि वो आज कौम के फैसले कैसे करेगा। हमें कुछ करने दो, अपने तौर पे फैसले करने दो। अगर यही असेंबली बैठी है, इसको भी पूरा चलने दो। इमरान खान को भी मैं कभी उसके यहाँ तक नहीं गया, तुम लाए थे, हमने फिर भी कबूल कर लिया हुआ है। 5 साल तक बैठने दो उसको, क्या हटाने की जरूरत है? आप बहरान पैदा ना करें। बहरान पैदा करके फिर और कोई आदमी बिठाए तख्त पे जो आपकी जबान बोले, जो आपका कठपुतली हो। ये तमाशा छोड़ दें यार। कठपुतली को बिठाने का, उतार देने का, धक्का दे देने का, बिठाने का, यार ये काम आपका नहीं है। जो आइन में नहीं है लिखा हुआ उससे पीछे हट जाओ। आइन को छेड़ने के लिए आगे जाओगे तो नहीं बचोगे, तुम्हारी औलादें भी नहीं बचेंगी। वो काम ना करो। वो मेरे बेटे हैं, उनका मुस्तकबिल तो खराब ना करो। लेकिन नहीं, तुम समझते हो हम अभी तक अकेले कोला में हमें हिंदुस्तान से बात हम कर सकते हैं, अमेरिका से हम कर सकते हैं, अबूधाबी से हम कर दे, आगे बैठ जाते हो। मैं तो हैरान होता हूँ जो हमारे जो कमर जवेद बाजवा साहब वजीर खारजा हैं, वजीर दाखिला हैं, मईशत दान हैं, पता नहीं कितनी डिग्रियां इन्होंने कर ली हैं। हर इल्म की इनके पास पीएचडी है। जो कमांडर इन चीफ है वो हर फील्ड का, हर मजमून का पीएचडी है। जो उसको ना माने वो गद्दार है। हम गद्दार हैं, लेकिन चलो हम तो मान लेते हैं कि आप पीएचडी है हर चीज के। यार खुदा का, दुनिया हंसती है तुम पे, दुनिया मजाक उड़ाती है तुम लोगों का। आप इस तरीके से, मैं बार बार कहता रहूँगा, मेरी आवाज़, मुझे दुख होता है। ये ईसा
सरीना ईसा के घर के बात सुन के मुझे तकलीफ हुई है। अभी बांग्लादेश आपके सामने खड़ा है बन के 50 साल के अंदर। तुमने तो उसको धक्के दे के निकाला है, मेरे सामने निकाला है। जनरल न्याजी ने निकाला है, वो उसको याह्या खान ने निकाला है। तमाम जरनैल उस वक्त जो थे, कोई बेशक बुरा भी माने, मुझे कोई परवाह नहीं। जनरल उमर वजीर आजम थे याह्या खान के। तो आप तो अभी तक हर चीज़ मैं बात करूंगा तो समझा ये जाएगा कि हमारे खिलाफ बोल रहा है। नहीं, मैं कहता हूं कि ये जो आपने खेल रहे हैं और बस नहीं कर रहे, तो ये खेल अब इसका पासा पलटने वाला है। ये कौम आपको तलाश कर करके जाके बदला लेगी, पूछेगी कि तुम्हारे बड़ों ने भी ये क्या था हमारे साथ। खुदा क्या है नाम माने, पीछे हटे। उन लिमिट्स के अंदर पीछे हटेंगे तो कुछ हमारी सांस ऊपर आएगी, वरना हम यही आपके सामने बैठे होंगे। मैं मानता हूँ इस बात को कि जो सिविलियन लीडर्स हैं उन्होंने भी जमहूरियत नहीं दी और देंगे भी नहीं, क्योंकि जब उनको आप मारते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं, वो शहीद होते हैं, वो जलावतन होते हैं, तो सियासत में फिर जब वापस आते हैं तो कौम उन्हीं को तमाम अख्तियारात दे देती है। ये भी नहीं पूछते कि जनाब आपने हमारी कैबिनेट की मीटिंग क्यों नहीं की, आप असेंबलियों में क्यों नहीं आते, वो पूछते ही नहीं है, क्योंकि आपने इतना मारा होता है उनको, कौम पूछती नहीं है। और ये बात सुन लें कि इस मुल्क में या दूसरे मुल्कों में जितना भी मारोगे, लोग उन्हीं के बच्चों को बनाएंगे, उनकी सलाहियतें नहीं देखेंगे। आखिर वजह क्या है? बच्चों को ना भी बनाएं तो दूसरी दवा बेनज़ीर को बनाएंगे, तीसरी दवा बनाएंगे, मियां नवाज शरीफ को तीसरी दवा बनाएंगे, चौथी मरतबा बनाएंगे। देख लेना कि मियां नवाज शरीफ का रास्ता रोक नहीं सकते आप लोग। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अब खुद अंदर सब्र पैदा करो, लूट मार से भी तौबा करो। हाँ, अगर हमने कुछ किया है, मुझे तो मैं बार बार कहता हूँ, मेरे तो अकाउंटेबिलिटी करो। मेरे घर का जमीन के अंदर आके तुम गिरा जाते हो मेरे घर को। तुम रोजाना अब भी जो तकलीफें दे रहे हो देते रहो, लेकिन वो आप जो कुछ भी करें, आना उन्हीं लोगों ने है, उन्हीं सियासतदानों ने आना है। तो पाकिस्तान के पल्ले भी कुछ रहने दो। अब ये जो भी कुछ हो रहा है, आप IMF के पास जो कुछ आप बेच रहे हैं, पूरा मुल्क तो बेच दिया आपने, एक एक चीज बेच दी आपने। सियासतदानों ने नहीं बेची, अभी उनको वोट आपने इकट्ठे करके देने हैं इसको पास कराने के लिए। तो ये काम आपका नहीं है, आदमी इकट्ठे करके दे दो। मैं तो कहता हूं मियां नवाज शरीफ को भी क्यों इकट्ठा करके दो, बाबा तुम्हारे ये काम नहीं है। मियां नवाज शरीफ को वो अपने जोर पे आएगा, अपनी हिम्मत के साथ आएगा, और जो अब जितना शदीद आपके खिलाफ बोलेगा वही लीडर होगा। कौम कहती है अब मैं बोल रहा हूं तो लोग सोचते हैं यार ये बड़ा साफ तरीन आदमी है, कुछ होता तो पकड़ ना लेते। और वाकई यही है कि मुझे पकड़ सकते हो, भाई तुम्हारी जरूरत ही नहीं है मुझे गिरफ्तार करो, कर नहीं सकते। हमारा हर
जो कोर कमांडर है वो लूट मार की सिंबल बन गया है। क्यों करते हो ये? कि इस मुल्क के ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि 70 साल तक फौज 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 एस्टेब्लिशमेंट पहले ये ब्यूरोक्रेसी थी। भाई कायद आजम को, बीमार शख्स को आप तुरबत पे उठा के ले गए और जब वापस लाए ड्रेग रोड पे वहीं वो उसने जान दे दी। वहाँ पे कौन सा सेनेटोरियम था तुरबत के अंदर? कोई टीबी का वहाँ पे इलाज हो रहा था या वहाँ कोई एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठे हुए थे? आज तक वहाँ डिस्पेंसर नहीं है। तो तुम उस वक्त लेके गए कायदे आज़म को, साइड पे करके मुल्क को संभाल लिया आपने। कश्मीरियों के साथ जो जुल्म तुम लोगों ने किया है, इंडिया तो था दुश्मन, वो तो है दुश्मन, लेकिन उसको भी फैसिलिटेट कर दिया आपकी पॉलिसियों ने। अब वो हजम कर गया है कश्मीर को। इमरान खान तो अमेरिका में वाकईतन सौदा करके आया है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम किस दवा की किस दर्द की दवा हो तुम? खुदा के लिए मैं ये बातें खामोश हो जाता हूँ। आज मैं 16 दिसंबर के बाद फिर मजबूरन बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है, अब लोग कह रहे हैं जी वो पीछे हट गए हैं। वो पीछे कहाँ हट गए हैं? हतमी फैसले तो वही कर रहे हैं। यही हमें नहीं चाहिए। हम खुद अपने फैसले करेंगे सियासत के, जमहूरियत के। जब तक आप टांग अड़ाते रहेंगे, वक्त आएगा कि आपकी तनख्वाहें भी कम करनी पड़ेगी। आधी आधी तनख्वाह। और भाई जनरल रावत वहाँ पे रिटायर हुआ है ना, हमारा दुश्मन मुल्क का। 3 लाख निकले हैं उसके अकाउंट में, एक ही अकाउंट है। यहाँ परवेज मुशर्रफ साहब का एक अकाउंट है, अरबों खरबों रुपए। और किस कमांडर इन चीफ के अरबों खरबों रुपए बाहर नहीं है? किसके? यार खुदा के लिए, ये मुल्क की तरह गरीब था नहीं, गरीब आपने बना दिया है। ये मुल्क की तरह बेबस था नहीं, जितना बेबस आपने बना दिया है। ये मुल्क जो है, ये तो एटमी धमाके करने वाला मुल्क था। एटमी कुव्वत ये बन गया है। आपके कमांडर इन चीफ शेख करामत जहांगीर के रोकने के बावजूद नवाज शरीफ ने धमाका कर दिया। आज कहाँ है करामत जहांगीर, जो एटमी धमाके के खिलाफ था अमेरिका के कहने पे? आज है कहाँ? अमेरिका में है। यार सीधा दिन के सामने ये बातें तुम लोगों ने की हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने दिफा के लिए जो कुछ चाहिए था, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अब मेरी तो आखिरी सांसें किसी वक्त ख़त्म भी हो जाए। लोग कहते हैं ये होती है मेरी कब्र की तैयारी, कि मैं कब्र में जब मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने वहाँ पर जिम्मेदारियाँ आपको मिली, लोगों ने आप पर एतमाद किया, आपने उनकी तर्जमानी की। आज मैं 4-5 एतमाद में था। लोगों ने जिस मोहब्बत से जो जो बातें मेरे बारे में की, मैं दिल में शर्मिंदा हो रहा था कि मैं शायद इस काबिल ही नहीं हूँ। लेकिन एक अनपढ़ पगड़ी बंधे हुए आदमी ने जब कहा कि आप ही हमारी बात को पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते रहेंगे, मेरा बेटा मुझे सुनाता रहता है आपके वीडियो, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।
मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि वहाँ तो हर राय से उसकी रियाया के बारे में, हर राय से उसके राय के बारे में पूछा जाएगा। वो राय जो है, जो कहता है कि मैं इनका नुमाइंदा बनूं, इनके वोट लूं, जिन्होंने मुझे 12 दफा MNA बनाया है, तालिब इल्म के तौर पर हर क्लास में मुझे इलेक्ट किया है, मुझे सदर बनाया है यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों का, स्कूलों का, तो मुझे जो ये रोशनी दी है उसका तकाजा है कि मैं फिर आपको कहूँ कि पीछे हट जाओ, वरना पीछे ना हटे तो हम आके सामने खड़े हो जाएंगे और फिर तुम्हें मुंह छुपाने को जगह भी नहीं मिलेगी।